सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सदीक जान है और अकील अहमद हमारे रिपोर्टर जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, अदालतों में भी जाते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ गुलाम दस्तगीर साहब जो हमारे फैसलाबाद के ब्यूरो हेड हैं वो भी होंगे। मोहम्मद अफजल साहब हमारे खैरपुर से रिपोर्टर हैं, वो भी होंगे। इनसे हम वहाँ की जो सूरत हाल है और जो वो क्राइम वहाँ पर हुआ उसके हवाले से इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हो सकते। गोया आइन की जो एक रिक्वायरमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, अब उसके तहत इंतखाबात नहीं हो सकते। और इंतखाबात ना कराने के लिए जो उज़र तलाश किया गया वो है हल्का बंदियों का। वो भी एक आइन की रिक्वायरमेंट है कि हल्का मरदमशुमारी जो है वो होनी चाहिए और उसके नतीजे में फिर हल्का बंदी भी होनी चाहिए। तो जो ये प्रोसेस है ये कभी भी ये इजाज़त नहीं दे सकता कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो। तो इसलिए वो एक बात तय हो गई, इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया। अमलन अगर देखा जाए तो आईन पाकिस्तान उस पर वो मुअल्लक हो चुका है इस वक्त। उसे आप कुछ भी कहें, माजी में तो खैर ये किसी और हिसाब से मुअल्लक और साकत होता था या इसको वो ख़त्म कर देते थे, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है आज, ये पीडीएम की हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसमें बुला के तो सेंसस की मंजूरी दी, जिसके बाद लाजम हो गया इलेक्शन कमीशन पर कि वो हल्का बंदियों की तरफ जाए। तो ये जो अभी इस वक्त ये जो एक, जिसे मैं तो आइनी बहरान कहता हूँ, मेरे अपने जो शुरका हैं अभी इस प्रोग्राम के, हो सकता है वो भी इसको ना माने, इस पर एतराज़ करें, लेकिन ये जो आइनी बहरान है इस दफ़ा ये सियासतदानों का और पीडीएम की हुकूमत का। और आप देखें केपीके और पंजाब में ये जो दो सूबे हैं उसमें तो ऑलरेडी 6-7 महीने हो चुके हैं कि दे आर विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 90 दिनों के लिए आती है केयर टेकर गवर्नमेंट। और ये जो अब लोग बैठे हुए हैं ये अपने मैंडेट से आगे आ चुके हैं और इनका काम बज़ाहिर जो इन्होंने किए हैं वो इलेक्शन कराना नहीं है। जो कुछ इन्होंने किया है वो इलेक्शन के लिए नहीं है, वो तो कुछ और ही काम किया जो भी इन्होंने काम किया। तो इस पर हम बात करेंगे। फिर निगरान काबीना जो है वो भी बन गई है, उसमें बहुत सारे अच्छी शोहरत के लोग भी हैं। 3-4 लोगों पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन अक्सरियत जो है वो मुनासिब लोगों की है। बड़ा सवाल ये है कि अब अगर तो वो 90 दिनों के लिए आए होते या 120 दिनों के लिए और इलेक्शन करवाने के लिए तो कुछ और बात थी। अब वो जिस काम के लिए आए हैं वो उसका तो अब कानूनी और आइनी जवाज़ तलाश किया जाएगा। इसी बीचों बीच ये भी खबर आ रही है कि चीफ़ जस्टिस से मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, और उसके बाद आज ये बात हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी बिल्कुल इंतखाब नहीं हो सकते। कल भी वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे, उससे पहले भी वो फ़ैसला नहीं कर पाए थे। तो क्या इस मुलाकात का कोई इम्पैक्ट है, ये भी एक सवाल है, एक गुफ्तगू है जो चल रही है। खैरपुर से वहाँ जो एक खौफनाक जो एक ख़बर आई, एक बच्ची के पर जुल्म और फिर उसका कत्ल, इसी तरह फैसलाबाद से, तो उनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से बहुत है, उन दोनों इवेंट्स का। ये मैंने इसलिए अपने प्रोग्राम में रखे हैं कि इसका ताल्लुक़ है रूल ऑफ़ लॉ से। और रूल ऑफ़ लॉ जो है अगर वो ना हो तो उसका जो सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो आम आदमी है, क्योंकि बड़ा आदमी जो है वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है, लेकिन हम जैसे आम लोग, गरीब लोग जो सड़कों पे चलने वाले हैं, अगर रूल ऑफ़ लॉ ना हो तो सबसे ज़्यादा मुतासर उनकी ज़िंदगी होती है। और रूल ऑफ़ लॉ उसका ताल्लुक़ गवर्नेंस से है, और गवर्नेंस फिर अगर लेकर गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है, जो मारिज़ वजूद में आवाम की मदद से आए और उन्हीं को जवाब दे हो, तो वो मुआशरा भी तरक्की करता है। और हमारे यहाँ अब आवाम जो हैं वो निकल चुके हैं बिल्कुल, अब नामज़द लोग हैं और वो कब तक हुकूमत करते हैं और क्या करते हैं और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्या है, कोई पार्लियामान भी नहीं है। सो ये सारी सूरत हाल है। इस पर सबसे पहले अकील साहब से हम बात करते हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। अकील, ये तो अब मैंने जिन लोगों से बात की है, हल्का बंदी यानी ये जो सेंसस के बाद डिलिमिटेशंस जो हैं वो हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं अगर वो बढ़ती या कम होती हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, और वो हो नहीं सकती क्योंकि कौमी असम्बली नहीं है। तो इसका मतलब ये है
कि ये जो भी फ़ैसला होगा डिलिमिटेशंस का वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता या अनलेस कि आप आइन को एक दफ़ा सस्पेंड करें, कोई उसको मुअत्तल करें, तभी ये हो सकता है। व्हाट डू यू से? समीर साहब, आपकी जानिब से जब ये प्रोग्राम के शुरू में आपकी जानिब से कहा गया कि आपको एक आइनी बहरान नज़र आ रहा है, तो मेरे नज़दीक आइनी बहरान उसी दिन शुरू हो गया था जब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ी गई और उसके बाद 3 माह के अंदर जो इंतखाबात कराने थे वो नहीं कराए गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा हुक्म दिए गए, हुकूमत की जानिब से उनकी जो है वो मुखालफत की गई और वाज़े कहा गया कि हम किसी सूरत में इंतखाबात नहीं कराएंगे। एक मुंतखब पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब लोग बैठ कर ये बात कर रहे थे कि हम इंतखाबात नहीं कराएंगे और अब उस बात को तकरीबन 5 से 6 माह हो चुके हैं। निगरान हुकूमत पंजाब और केपी में इस वक्त मौजूद है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब इस वक्त हर काम कर रहे हैं, सूबे का हर काम कर रहे हैं, लेकिन एक वो काम नहीं कर रहे जो इंतखाबात कराने हैं। उसके लिए कोई उनकी एक्टिविटी अब तक नज़र नहीं आई कि उन्होंने कोई इंतखाबात के लिए ऑर्डर्स जारी किए हों। अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक जो है वो वार्निंग दी गई है और ये कहा गया है कि उनके ये नोटिस में ये चीज़ आई है कि निगरान वज़ीर आला की जो मातहत DCs हैं वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं उनके NOCs जारी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिस में कहा गया है कि उसके अंदर करप्शन और जो दीगर जो चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को ये हुक्म दिया है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो NOCs हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए और DCs को पाबंद किया जाए कि किसी सूरत जो है वो किसी हाउसिंग सोसाइटी का जो है नोटिस जारी ना करें। ये बता दें, उन्होंने ये एतराज़ किया कि जारी ना करें या हमसे पूछ के जारी पूछ करें? के जारी करें। मैं यही सोच रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर पाबंदी लगा दी है। तो वो जो थानों में पुलिस रिश्वत ले रही है उस पर पाबंदी लगा दें। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस नहीं दिया है। तो इलेक्शन कमीशन आ जाए, वज़ीर आला हाउस में बैठ जाए। ये तो नहीं कहा साढ़ा इधर है, ये भी हो सकता है। ये देखिए ना, ये एक बड़ी अजीब बात है कि वो कह रहे हैं कि जी आप हाउसिंग के परमिट जारी ना करें, आप ये ना करें, वो ना करें। भाई आप उनसे ये कह दें, आप इलेक्शन कमीशन से कोई बंदा पूछे कि आपका काम है इलेक्शन कराना, आपने नहीं कराया, निगरानों का काम था इलेक्शन कराना, वो भी नहीं करा रहे, तो आप कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रोज़ाना इस किस्म के ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि जैसे बड़े कोई ईमानदार और पारसा लोग आ गए हैं और वो वाक़तन पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि अकील साहब 15-16 माह में हमने तो जो देखा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या इस तरह के जो आपस के इनके मामलात हैं, ये एक ही मौके पे लड़े हैं जब कोई हिस्सों पे लड़ाई हुई है, ऐसी बात है, मफाद पे लड़ाई हुई है। 16 माह में जब से PDM की हुकूमत आई, 16 माह में एक बार मुझे बता दें कि कोई इत्तेहादी इस बात पर नाराज़ हुआ हो कि आपने पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया है। वो कराची में MQM जिनको जो ऐसे है कि वो कहते हैं कि कराची के चीखने चिल्लाने के बड़े माहिर हैं, मुझे बताएं वो MQM जो 3.5 बरस PTI के दौर में हर चौथे दिन कहते थे कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, हम जा रहे हैं। इस 16 माह में एक मौका बताएं जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी हो, बिजली महंगी हुई हो, गैस महंगी हुई हो, कराची को हक ना मिला हो और वो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। एक मौका बता दें, नहीं किया उन्होंने। ये इस वक्त ये जो पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं, डीजल कीमतें बढ़ी हैं, ये जो अभी 15 अगस्त को, ये सब कुछ उनका किया धरा है। और 16 माह में समी साहब देखें, आप उठा के देख लें, रात की तारीखें में 4-5 बार इजलास हुए काबीना के और हर बार उनका ज़ाती को मामला था, अदलिया पर हमला करना था, बंदियाल साहब पर हमला करना था, अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाना था। लेकिन जब 400 लोग हमारे डूब गए जोनान में, उस पर तो इजलास नहीं हुआ। जब 40-50 लोग राशन और आटे की लाइनों में लग के उनकी जान, उस वक्त तो इजलास नहीं हुआ। एक और बात, 16 महीने इनकी हुकूमत रही, इलेक्शन कमीशन ने सूरी साहब के हवाले से, रूलिंग के हवाले से जब फैसला था तो अदालत में ये कहा कि 7 महीनों में हम इलेक्शन करवा सकते हैं और 16 महीने गवर्नमेंट रही, किसी ने कोई सेंसस नहीं करवाया टाइम पे, कोई डिलिमिटेशन नहीं करवाई, इसको रखा सिर्फ एक जवाज़ बनाने के लिए कि हम इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इसको जवाज़ बनाएंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, चाहे PDM की लीडरशिप है, ये तो सारे के सारे इसमें मुलव्वस हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। अब मैं अकील आपकी इजाज़त से एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि वो आ रहे हैं अगले महीने क्योंकि जी इलेक्शन हो रहे हैं, कैंपेन चलनी है। अब इलेक्शन का तो ऐलान हो गया, वो तो 90 दिन में नहीं हो सकते और वो उसके बाद भी कोई पता नहीं है, वो कहते हैं अप्रैल मई जून आगे, तो इसका मतलब है मियाँ साहब तो नहीं आ रहे फिर। सर ये झूठी खबर थी कि मियाँ साहब आ रहे हैं, बिल्कुल 100% झूठी खबर थी। आपको पता है ना, असल में कुछ लोगों का वो जो ख्वाहिश है ना उसको खबर बनाते हैं, या उनका रोज़गार उससे लगा हुआ है। कभी कई इतनी बार खबरें दी। अब देखें ना ख्वाजा आसिफ क्या करें, वो कह रहे हैं कि जनाब जब तक रिस्क फैक्टर ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे।
लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं वो तो हो गया जीरो, गारंटी भी ले ली है। अच्छा, अब उनको देखें, वैसे गारंटी किससे ली है ये उन्होंने? डिप्टी बहुत कमिश्नर नहीं इस्लामाबाद नहीं से? नहीं 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 समी साहब, ये वो बहुत खौफनाक बात कह रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि हमें गारंटी दे दी गई है कि वो बरी होंगे। एक ही शख्सियत गारंटी दे सकती है, वो है जिनके पास केस है, आमिर फारूक साहब। मतलब आप चीफ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको गारंटी दे दी है कि मियां साहब बरी होंगे। आप कैसे कह सकते हैं? एक सब जुडिस मैटर है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने गारंटी दे दी। धड़ल्ले से कहा कि गारंटी हमें मिल गई है कि वो बरी होंगे। अच्छा, दूसरी बात, मियां जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं इदारे जो हैं वो ए पोलिटिकल हुए 9 मई के बाद। वो कहते हैं 9 मई से पहले जो है वो इदारों के अंदर बैठे हुए लोग सहूलतकार थे इमरान खान के। इसका मतलब ये है कि वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट को भी मौजूदा को भी इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उनके होते हुए ये सारा कुछ हो रहा था। मियां साहब नहीं आएंगे। मुझे एक बात बताएं, मियां साहब उस वक्त अगर नहीं आए जब उनकी हुकूमत थी उनके भाई की, बड़ा आसान था। मियां साहब आते, उनको गिरफ्तार होना ही होना है, ठीक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे एक दिन के लिए हो। एयरपोर्ट पर उतरते, गिरफ्तार होते, चाहे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सब जेल करार दे देते, वो दे सकते थे। अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सब जेल करार दे देते, दे सकते थे। किसी इमारत को, वो जो जहाँ मरीम नवाज साहब आके ये नून लीग शरीफ ख़ानदान के करीबी अजीज़ों के घर रहती हैं, उसको सब जेल करार दे सकते थे। वहाँ मियां साहब रहते, क्या मसला था? पूरे ख़ानदान के साथ अंदर रहते, कोई मसला नहीं था। क्या था इस 16 माह में जो उनके इख्तियार में नहीं था? बादशाह थी ना, उन्होंने क्या है जो गैर है, नहीं गैर का उन्होंने नहीं किया, गैर अखलाकी नहीं किया, कोई एक चीज़ आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने नहीं की। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, आज मियां साहब को 2 झटके लगे हैं। एक जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम हल्काबंदियाँ करने जा रहे हैं, क्योंकि मियां साहब ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये काम नहीं करेंगे, और अब ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और मैक्सिमम वो 1 महीना आगे लेके उनको इतना क्यों इत्मीनान था सिकंदर राजा? उसकी वजह, अगर आपने ये जानना है ना, आपको जिस दिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब को नॉमिनेट किया था ना पीटीआई ने, उस दिन का जंग और दी न्यूज़ अखबार पढ़ लें, उसमें एक खबर लगी हुई है। क्योंकि मैं इसलिए जंग और दी न्यूज़ का हवाला दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना कि पीडीएम और उनके हामियों को सिर्फ एक ही अखबार पर वो ईमान लाए हुए हैं, और वो जंग और दी न्यूज़ है। उसमें खबर लगी हुई है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियाँ साहब को कॉल की कि मियाँ साहब, मेरा नाम पीटीआई ने रिकमेंड किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, आपका क्या हुक्म है, मैं बन जाऊँ? ये तल्लुक़ है, ये कुर्बत है उनकी मियाँ साहब के साथ। लेकिन मियाँ साहब को ये नहीं पता था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब उस वक्त तक मियाँ साहब के साथ थे जब तक लड़ाई मियाँ साहब और पीटीआई के दरमियान थी। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे रुकिए अकील, आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन जाते रहते हैं और भीड़ है आपकी, आपका बड़ा ताल्लुक़ वास्ता भी है, ये जो ताल्लुकात बता रहे हैं सदीक जान, मियाँ नवाज शरीफ और उनके जो मुबैना तौर पर जो ताल्लुकात हैं, आपको क्या वहाँ पर फ़ील होता है कि इलेक्शन कमीशन आज जब कह दिया कि इलेक्शन हमने नहीं करवाना, 90 दिनों में नहीं हो सकता, तो क्या आपको वहाँ पर बात पता चल रही है, किसी ने बताया हो कि इलेक्शन एक्चुअली इनका प्लान कब है? अप्रैल, मई, जून, मार्च, कब? समीर साहब, जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और एक प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें ये बताया गया और फैसला किया गया कि अब मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों की तरफ जा रहे हैं, उसमें 4 माह लगेंगे। उसके बाद जो दीगर स्टेप्स हैं जिसमें वोटर की रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो दीगर तैयारियां हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है कि तकरीबन का अगर हम कम अज़ कम वक्त लें तो अप्रैल से पहले इंतखाबात कराना नामुमकिन है। अप्रैल में तो फिर आगे गंदम की कटाई आ जाती है, फिर वो गर्मी हो बहुत जाती बड़ा है, लेकिन इसलिए बड़ा सभी मसला होता है वो तो। अप्रैल से कबल अगर आप कुछ चीज़ें देखें जो अगर अप्रैल तक जाने से पहले जो कई चीज़ें सामने आएंगी जिससे जो ये आइनी बहरान है ये मज़ीद जो है बढ़ेगा। उसमें जो है वो सदर मुमलिकत की एक तो जो है वो उनकी जो मुद्दत ख़त्म होना है, चले वो तो जारी रहेंगे जब तक, वो जिस तरह कह चुके हैं कि वो जारी रखेंगे। लेकिन अब मार्च में सेनेट के 50 अरकान जो है वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, और मार्च के अंदर वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नया इलेक्शन ना हो। इसमें कौन सी नई चीजें हो रही है ना। देखें, आप एक चीज आप री इन्वेंट कर रहे हैं ना इनको, क्योंकि पाकिस्तान बनाना है आपने, ग्राउंड मिसाली बनाना है। एक और चीज़ है ना, अगर देखें सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये चाहते हैं कि ठंडे मीठे मौसम में इलेक्शन हो, तो यार ये गलत तो नहीं है ना? मौसम बाहर में होने चाहिए, वोटर्स को गर्मी ठंडी मीठा लाइनों में लगने हैं लोग वोटर्स ने, मतलब देखें गर्मी नहीं खड़ा हुआ जाता, ठंडा मीठा मौसम हो ये देख के। और उसमें भी 2-3 दिन पहले अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि उस दिन बारिश ज़्यादा हो जाती है या अचानक और फिर इसमें एक और बात भी है, ठंडा मीठा मौसम हो, ऊपर बादल हो, और जब वोटर्स के सर्वे आप करें तो वोटर्स बताएं कि हमने उसको वोट नहीं देना। अगर उसको वोट देने की बात हुई तो फिर मौसम खराब है, फिर तो इलेक्शन नहीं आ सकता। लेकिन समीर साहब, जो वोटर्स के सर्विस पर अब इलेक्शन कमीशन पहले ही पाबंदी लगा चुका है, और इलेक्शन कमीशन खुद तो कर सकता है ना यार, वो खुद तो करेंगे अपनी तर्ज पर तो करेंगे। इलेक्शन कराने से पहले सर्वेस करवाएंगे और ये एक बार देखेंगे कि कौन सी जमात का पलड़ा वो
एक रूटीन की चीज़ है, इलेक्शन से पहले करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन एक सर्विस करवाते हैं, तो अपने तो करवाएंगे, लेकिन जो एक आज़ाद इंटरनेशनल मीडिया या जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया काफ़ी वाइब्रेंट है, तो उन पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है कि इलेक्शन के अभी से पाबंदी है, या वो मैं जो पढ़ रहा था शायद वो था कि पोलिंग डे पे या पोलिंग से एक हफ्ता पहले कि आप किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर जाकर सर्वे नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे लोगों से ये पूछ नहीं सकेंगे कि आपने किसको वोट देना, किसको नहीं देना। यानी वो जो एग्जिट पोल सर्वे पूरी दुनिया में होते हैं, हम अमेरिका में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, लोग वोट कास्ट करके आते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, और थोड़ा उससे ये आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा बंदा जीत रहा है। वो चैनल्स करते हैं उसको। पाकिस्तान में वो अब नहीं हो सकता, वो नहीं होगा इस वक्त। और वो बाहर से जो आते हैं मुबस्सिरीन है वो भी नहीं आ रहे, इनवाइट नहीं कर रहे। इस वक्त तक उनका मामला भी ना इलेक्शन कमीशन को वजाहत नहीं कर रहा है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने एक जो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के हवाले से, उस पर उनको कहा गया कि आप वजारत दाखिला से क्लियरेंस लेंगे और काफ़ी जो है वो दीगर उनको चीज़ों में है। तो बेहतर है जब पूरे पाकिस्तान को पता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने हैं, तो ये बाहर वाले क्या करने आ रहे हैं? हमें पता है इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। कौन इस पे उंगली उठा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं उठाएगा। कौन कर सकता है? देखें, जिस तरह से कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर भी आना चाहिए। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के होते हुए इलेक्शन ना सिर्फ शफाफ होंगे बल्कि होते हुए नजर भी आएंगे। आप देख लीजिए, और अभी से विजिबल है, इतना नजर आ रहे हैं कि इतने शफाफ, क्योंकि वो हमने देखा जब से वो आए हैं, मजाल है आइन और कानून से वो ज़रा भी हटे हों। बहरहाल बिल्कुल वो आइन और कानून के मुताबिक। ये बड़ी ये इम्पोर्टेंट है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। और एक बात ब्रेक पर जाने से पहले मैं कहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट है जिसने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में ये सेंसस का मामला अप्रूव किया और जिसके नतीजे में अब डिलिमिटेशंस होंगी, 90 दिनों से बढ़ गया काम इलेक्शन का। और मैं ये समझता हूँ कि आइन सस्पेंड करना पड़ेगा सीट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट तो है नहीं। तो ये जो सारा काम है ये सिविलियंस ने किया है और पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और उस गवर्नमेंट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिन्होंने 73 का मुत्तफ़िका आइन दिया, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो इस पीडीएम की गवर्नमेंट में शामिल थे, जिसके नतीजे में अब ये आइन जो है ये पता नहीं आइन की बजाय कुछ और ही मुरब्बा बन गया। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात की बात हो रही है, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की बात हो रही है, जिसका ताल्लुक़ मेरी और आपकी ज़िंदगियों से बड़ा गहरा है। और इस वक्त जो लॉलेसनेस है जिसने लोगों को परेशान कर रखा है, आजकल मीडिया पे जो ख़बरें आ रही हैं जुल्म सितम की, वो शायद इसलिए आ रही हैं कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कोई जुर्म करता है, अगर उसको सज़ा ना मिले तो वो फिर जुर्म मुआशरे में बार बार होता है। तो सबसे पहले खैरपुर के हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। मोहम्मद अफजल साहब, अफजल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अफजल, बड़ी वहाँ से जो ख़बरें आई बहुत ही तकलीफ़ दे थी, एक 10 साला बच्ची के साथ जिस तरह जुल्म हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये थी कि जो वहाँ पर डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के, जो SHO हैं, वो जिसने जुर्म किया उसको बचाने की कोशिश हमें करते हुए नज़र आए। और वो गरीब लोग जो हैं, अब उनकी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती। मुझे ये बताइए कि कोई इंसाफ उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई दादरसी, या सिर्फ मीडिया के प्रेशर की वजह से बयानात और छोटे मोटे ये जो इस तरह के हरकतें करके तो लोगों को सिर्फ मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल समी साहब, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो वाकया है इसको 3 रोज गुजर चुके हैं। जब ये वाकया रूनुमा हुआ, पेश आया, तो जो इलाके का SHO है और जो इलाके का डॉक्टर है उनको इस तमाम मामले की खबर थी और उन्होंने इस चीज को जानबूझकर दबाया। जो वहां पे इलाके का डॉक्टर है उसने ये बताकर इस मामले को रफा दफा कर दिया कि बच्ची जो है गैस्ट्रो के वबा के बायस जो है उसका इंतकाल हुआ है, और SHO साहब ने जो उस पर तशद्दुद हुआ था उसको भी उन्होंने जो है छुपा दिया। तो उसके बाद ये जो लाश है बुरसा के हवाले कर दी। वो इंतहाई गरीब और नादार लोग हैं, उन्होंने लाश को उसी सूरत में उसकी तदफीन कर दी। जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया तो पुलिस की दौड़ें लग गई, और इसके बाद जब ये मामला नेशनल मीडिया ने उठाया तो DIG सखर ने नोटिस लिया, और उन्होंने नोटिस लेते हुए SSP खैरपुर को ये ताकीद की कि मुल्जमान कितने भी चाहे बासर क्यों ना हो, उन्हें जो है कानून के कटहरे में लाया जाए। तो उसके बाद जो मरकजी मुल्जिम है असद शाह, जो कि एक सियासी घराना है और बासर सियासी घराना है, उनके एक फर्द हैं, उनके घर में ये वाकया हुआ है और उनके घर में ही बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ जिसके बायस वो जाँ बहक हुई है।
तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और डीआईजी की मुदाखलत पर जो एसएचओ है इलाके का उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो वहां का डॉक्टर है इस इलाके का उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तहम मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मरकजी मुल्जिमा है इस असद शाह की, जो मुल्जिम असद शाह है, इसकी जो अहलिया है हिना शाह, उन्होंने आज सक्खर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली है। तो पुलिस ने उन्हें इतना मौका फराहम किया कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी और उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट हासिल कर ली है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि ये सियासी घराना है। एक इनके साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, जो हालिया असेंबली तहलील हुई है वफाक की, और एक जो है सूबाई वजीर रह चुके हैं, वो दोनों इनके चाचा हैं। और इनके जो सुसर हैं वो उस वक्त टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन है जो मरकजी मुल्जिम है। तो ये एक बासर खानदान है। लगता नहीं कि इन बच्ची को और उसके बुरसा को इंसाफ मिलेगा। ताहम जो फिलहाल जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया का एक प्रेशर है उसके बायस पुलिस ने ये काम तो कर दिया है, ताहम ये चीज़ मुझे लगती नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अफजल। बड़ी तो ये मैंने स्टोरी इसलिए ली है, सोशल मीडिया पर तो इसका बहुत ज़्यादा शोर है कि ये बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है और मीडिया में अगर किसी चीज़ को हाईलाइट कर दिया जाए और फिर ख़बरें आ जाती हैं कि जी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया, आईजी ने या डीआईजी ने, ये सब उसी निज़ाम का हिस्सा हैं। एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और ये एक दूसरे को बचाने के लिए, लोगों को ठंडा करने के लिए बयानबाजी पर ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर सिस्टम हो तो फिर पहले ही स्टेप पे जो आदमी गरीब आदमी है उसको इंसाफ मिले और जो कानून तोड़ने वाला है उसको सज़ा मिले। मैं पार्टिसिपेंट से लेता हूँ इस पर कमेंट, क्योंकि ये पूरा हमारी स्टोरी है, इसका इलेक्शन से ताल्लुक़ है, कौन लोग हमारे हुक्मरान हैं इससे इस बात का ताल्लुक़ है। इसको इस एंगल से आप देखें तो हर गली मोहल्ले में इस तरह की कहानी चल रही है पाकिस्तान में, क्योंकि निज़ाम कोई नहीं है। ये सिस्टम जो है ये सिर्फ चंद लोगों का गुलाम है, जो बड़ा आदमी है सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट करता है। तो अब ये हमारे जो गुलाम दस्तगीर साहब हैं फैसलाबाद के हमारे ब्यूरो हेड हैं। दस्तगीर, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? जी समीर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा दस्तगीर, मैं इस वाक़े की तफसीलात तो आ चुकी हैं, मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता उसको रिपीट करके, और ना ही हमारा मकसद कहीं कोई किसी के गुस्से को बढ़ावा देना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पर अब प्रिवेल कर रही है, जो रियासत का बुनियादी फरीज़ा है कि हर शहरी को उसने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, और अगर कोई कानून हाथ में ले तो उसको वो सज़ा देनी है कि कोई और कानून हाथ में न ले सके। आपको वो चीज़ नज़र आ रही है या वहाँ पर कंप्रोमाइज़ हैं और सिर्फ लोगों को अपीज़ करने की कोशिश की जा रही? जी बिल्कुल, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो आज सुबह से ही प्रवेल की है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ जो है अफसोसनाक ये वाक़या देखा। जो ही इस वाक़े की इब्तदाई वाक़े की जब अतला जो है, एक अफवाह जो है, एक ख़बर जो है वो फैली है, तो मुतलका जो अमन कमेटियां हैं वो भी हमें गैर संजीदा नज़र आई, अमन कमेटी के मेम्बरान। इसके अलावा तहसील जड़ांवाला में जो एक ज़िले के बराबर तकरीबन आबादी रखती है, वहाँ पर जो एसपी थे वो भी खैर संजीदा नज़र आए, और इसके साथ साथ वहाँ पर एसी थे, उनका रवैया भी गैर संजीदा था। ये तो और बात, जो इनके बड़े हैं जैसे डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर हैं या सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान गोंदल हैं, उनका रवैया भी गैर संजीदा था। मुज़िका खेज़ बात यह है कि जब 15 पे कॉल गई है कि ये वाक़या हो गया, उसके बाद एक थानेदार गए हैं वहाँ पे कह के आ गए हैं कि आप एप्लीकेशन दें, और उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ कर देते हैं, और आके वो गायब हो गए हैं। तो ये सूरत ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। ये सुबह सवेरे ये इतला गई है, उसके बाद 2-3 घंटे गुजरे हैं, तो लोगों का गुस्सा जो है वो बड़ा है। पुलिस मौके पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उनका गुस्सा ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद ये वाक़यात होना शुरू हो गए। और अलमनाक सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो एसी और एसपी थे, वहाँ पर वाक़या पर तमाम इतला के बावजूद 2 घंटे बाद पहुँचे, और फैसलाबाद से तकरीबन 1 घंटे की ट्रैवलिंग है सिटी पुलिस ऑफिसर के लिए और डिप्टी कमिश्नर के लिए। वो दोनों जो है 4 से 5 घंटे बाद पहुँचे, सरकारी मशीनरी हरकत में नहीं आई, जिसके बाद ये वाक़या इतना बड़ा वाक़या बन गया। ये सरकारी मशीनरी का फेलियर है। तमाम इलाके पाकिस्तान भर में जो मुतलका थाना होता है, उसका एक सिक्योरिटी का बंदा, एक स्पेशल ब्रांच का बंदा सारा दिन उस इलाके की हदूद में घूमता है। कोई भी वाक़या पेश आए तो आला अफसरान को वो बता देता है। इसमें अब चेक करने की बात यह है कि आया उस बंदे ने भी आला अफसरान को बताया या नहीं बताया। इसके बाद जो अमन कमेटियाँ
सारा साल जो सरकारी प्रोटोकॉल लेती हैं उनके मेम्बरान ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया, उन पर नज़रसानी करने की भी ज़रूरत है। अभी जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो बड़े इदारे हैं जैसे रेंजर्स है वो तैनात है, और वहाँ पर जो नीम कर्फ्यू का समा है जो गैर मुतलका लोग हैं उनको वहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है। एक मखसूस इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, वहाँ पर भी किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। बाज़ार आज मकामी तातील थी, इस वजह से बंद थे। इंतज़ामिया की जानब से अभी तक ऐलान नहीं किया गया कि वहाँ पर बाज़ार खुलेंगे। लोग जो हैं खौफ का शिकार हैं, सिक्योरिटी ज़रूर उनको मिल गई है, लेकिन उनकी जो आम जो नकलो हरकत है वो बहुत ही ज़्यादा महदूद कर दी गई है, और काफ़ी वहाँ पे खौफ व हरास जो है ख़ास तौर पे इंतज़ामिया ने खुद ही फैला दिया है। अब वहाँ पर कोई ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ना कोई वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हम भी यही वजह बताइए कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? लेकिन अगर दस्तगीर गिरफ्तारियां मैं देख रहा था कि 128 गिरफ्तारियां हुई हैं। जी, क्या जो लोग वाकयातन इन्वॉल्व थे बिल्कुल वो सारे पकड़े गए हैं या अभी भी बाहर हैं? जी जो पहला वाक़या हुआ है उसका एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें 600 से ज़ायद जो लोग हैं वो नामज़द हैं। उसमें तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन उसके बाद आज जो 5 मुकदमे जो दीगर जो मुजाहरीन हैं उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, तो उसमें 128 जो लोग हैं। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने वहाँ पर हरकत की, काबिल एतराज़ हरकत की, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, बिल्कुल वो तो ऐसे लग रहा है कि वो पहला वाक़या हुआ ही नहीं, क्योंकि इंतज़ामिया की जानब से इस तरह की फ़िज़ा पैदा की गई है, क्योंकि किसी ने भी कोई गलत जो सभापति कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे तस्वीर नजर आ रही है जो अच्छा, ये आवाज़ आपकी और तस्वीर जो है वो ख़राब हो रही। जी दस्तगीर जी, उसमें तफरीक हमें समी साहब नज़र आ रही है। जो पहला मुकदमा हुआ है उसमें तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ऐसा तासर दिया जा रहा है कि पहला कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, और उसके बाद जो दूसरा वाक़या हुआ है उस पर तमाम तर तो मशीनरी जो है हरकत में आई हुई है। 5 मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया है, 128 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इंतज़ामिया की कोशिश यही है कि जो मुजाहरे में शरीक लोग थे बाद के मुजाहरे में उनको पकड़ा जाए, लेकिन जो पहले जो लोग हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं, उनमें गमो गुस्सा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना है। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। ये बड़ा संजीदा मामला है, इसको संजीदगी से हल करना चाहिए, और कानून अपने हाथ में लेने की किसी भी इंडिविजुअल को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत और रियासत अपना जो काम है वो नहीं करेगी तो फिर लोगों का जो गम व गुस्सा है वो इसी तरह उसका हमें इजहार होता है। बहरहाल इस पर हम बात करते हैं सदीक जान से और अकील से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। सदीक जान, आपने बात सुनी हमारे नुमाइंदों की, यानी खैरपुर का वाक़या हो या फैसलाबाद का वाक़या हो, जड़ावाला का, उसमें हमें जो इंतज़ामिया है वो उसका हमें एक फेलियर नज़र आता है, और उसकी एक बुनियादी वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि जब तकर्री मेरिट पे ना हो, जब तकर्री इस बुनियाद पर हो कि कौन किस सियासतदान का लॉयल है या किस बड़े अफसर का लॉयल है या किस खानवादे से उसका ताल्लुक़ है, तो उन लोगों की जो जॉब है वो इसलिए कंटिन्यू नहीं होती कि वो कुछ सर्व अच्छा कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह उनका जो ख़ानदान है, उनका जो सियासी क्लाउड है वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है, और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारे निज़ाम से। इसीलिए, और ऊपर से अब इलेक्शन भी गए आम, और कोई आइन कानून की अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बड़े बड़े लोग हों, अगर वो नहीं पकड़े जा सकते, वो जो मर्ज़ी आइन और कानून के साथ करते हैं, तो ये सूरत हाल कैसे अपग्रेड होगी, कैसे बेहतर होगी, कैसे इसमें तब्दीली आ सकती है? देखिए, सूरत हाल समी साहब, मसला ये है कि है ज़ाहिर है एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अब हम तो लोगों को वही बताएंगे ना जो आगे होने जा रहा है। 15 दिन में देखें ना 40-40 रुपये पेट्रोल और डीज़ल बढ़े हैं,
यानी 1 अगस्त को और उसके बाद 15 अगस्त को मिला लें तो ये 40 कोई रुपये पूछने वाला ही ठीक है। और मसला ये नहीं है कि हमें पिछले 1 साल से बताया जा रहा है हर 15 दिन बाद कि ये जो फ़ैसला हुआ है ना ये आखिरी मुश्किल फ़ैसला था, अब आगे। लेकिन ये जो अभी आगाज़ हुआ है ना, यानी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं, अगर ये वो इतनी ही रहती हैं तब भी आपने 10 से 15 रुपये बढ़ाना है, क्योंकि आपका डॉलर जो है वो यहाँ पे डॉलर के मुकाबले में आपका रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, आप देखें कि मौजूदा ये जो अभी हुकूमत गई है उसका जो पहला महीना था बजट देने के बाद, जो मालियाती साल का पहला महीना था जुलाई का, उसमें आपकी रेमिटेंसेस भी कम, आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम, पेट्रोल आपका बढ़ गया, डीजल आपका बढ़ गया, बिजली आपकी महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, हेल्थ कार्ड पहले वो तकरीबन बंद कर गए, ठीक है। तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और फिर जो बात आपने की है, देखिए मसला ये होता है समी साहब, जब इनको लाया गया था PDM की 14 जमातों को, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल से ICU से बाहर आई थी। ज़रूरत थी कि एक स्टेबिलिटी होती, कंटिन्यूएशन होती, एक चीज़ों को हम बेहतर तरीके से आगे लेके जाते। लेकिन आपने ड्राइविंग सीट के, पाकिस्तान की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पे एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जो कहता मैं फ़कीर हूँ, ठीक है, जो जिसको ना तो गाड़ी चलानी आती थी और जो पुरखतर रास्तों पे गाड़ी चलाते हुए अपने शुगल में मसरूफ़ है, अपने मामलात में मसरूफ़ है। तो वो तो उसने तो गाड़ी किसी खाई में गिरानी थी। जो पाकिस्तान की गाड़ी ये 16 माह में खाई में गिरा के गए हैं, ये समी साहब अगले 2-2.5 साल तो मुझे बिल्कुल कोई रिलीफ लोगों के लिए नज़र नहीं आता। और हर आने वाले दिन लोगों के लिए मुश्किल होंगे। जो बिजली के बिल आएँ वो इससे ज़्यादा आएंगे। मुझे एक बात बताएं समी साहब, 290 और 293 रुपये पेट्रोल और डीजल अभी और बढ़ने वाला है, और बढ़ने, अभी डॉलर डॉलर जो है आपका वो बढ़ने, 330 पे जाने वाला है, डॉलर आपका जाने वाला है, पेट्रोल और डीजल बढ़ने वाला है और लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो गए। मुझे समी साहब एक मैसेज आया, अच्छा हाँ, एक मैसेज आया एक बंदे का, और वो बंदा ऐसा नहीं था, पता होता है ना आपको, कई बंदे ऐसे होते हैं जो आदि एक मांगने के, और ये वो बड़ा एक उसका भरम अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ। उसने मुझे मैसेज किया कि किसी मुफ्ती से कहें कि वो फतवा दे कि ख़ुदकुशी हलाल है, कि जो हालात हो गए हैं, जब घरों में जाते हैं बच्चों की आंखों में जो एक आस और उम्मीद है जो पूरी नहीं कर पा रहे, उनके लिए जो, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें आप। 150 रुपये पर लीटर पेट्रोल वाली गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को तबाह कर रही है, और 292 वाली पेट्रोल के लीटर की गवर्नमेंट है वो कहती है हमने पाकिस्तान बचा लिया। 170-75 रुपये या 80 रुपये डॉलर का रेट है, तो वो बर्बाद करने वाली हुकूमत है पाकिस्तान को। और अब 305-310 पे भी अवेलेबल नहीं है, इस हुकूमत ने पाकिस्तान बचा लिया। ये कौन इस पे यकीन करेगा? अकील समीर साहब, अगर आप इस हुकूमत की, जब ये हुकूमत आई थी और अब जब ये गए हैं, तो इनका एक जो बड़ा जो अपने क्रेडिट अपना ये देते हैं, ये कहते हैं कि हमने मुल्क को एक डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। IMF के साथ डील IMF कर से डील कर डॉक्टर साहब तो ली। कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट हमने होने ही नहीं था। वो बड़े घटिया लोग हैं जो कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, और शिबाशी कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट, और वो कहते हैं जी कि वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। वो कहते हैं जी कि बहुत बड़ा जो तमगा मैं लेके जा रहा हूँ इस दुनिया से, इस हुकूमत से, वो कह रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब कि वो ये है कि मैंने IMF के साथ डील कर ली है, मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। बहरहाल ये सारी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। और जो फैसलाबाद की सिचुएशन है उस पर एक जो सख्त स्टेटमेंट और एक जो अच्छी स्टेटमेंट आई है वो जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट है कि हमारे मुआशरे में इसकी टॉलरेंस नहीं है और हम इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी नीड सम एक्शन एंड स्ट्रॉन्ग एक्शंस टू प्रोटेक्ट द मिनॉरिटीज़ एंड मुस्लिम्स एज वेल। क्योंकि अगर ये मैसेज नहीं जाएगा और लोग अपने हाथों में कानून को लेके कार्रवाइयाँ इस तरह करेंगे, तो आदमी अपनी जान बचाने के लिए फिर कहाँ जाए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो रहे और आइन और कानून को इस हुकूमत ने रौंद दिया। इजाज़त, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।